welcome to DICS. This is Dr. Radhika Kalola and today we are going to discuss another new topic. Recently, ISRO has launched its satellite और ये जो सैटेलाइट थी कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी, बट इसमें नया क्या था, ये सैटेलाइट हेवीएस्ट सैटेलाइट था। ये सैटेलाइट था पहले तो GSAT-7R और उसका जो वेट था वो था 4410 kg। इतना वेट का सैटेलाइट लॉन्च हुआ है रिसेंटली। सो दिस इज द हेवीएस्ट सैटेलाइट टिल नाउ इसरो हैज लॉन्च। प्रीवियसली इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च की है हेवी सैटेलाइट, बट मैन्युफैक्चर सैटेलाइट इंडिया में हुई है और लॉन्च हमने किसी और से करवाई है। फॉर एग्जाम्पल जो व्हीकल यूज हुआ है प्रीवियसली जो हेवी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, वो EU का एरिना व्हीकल यूज हुआ है और लॉन्च कहाँ से किया था हमने, फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया था। बट रिसेंटली इंडिया में ही बनी सैटेलाइट है ये और इंडिया के ही लॉन्चिंग व्हीकल से इसको लॉन्च किया था। सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस विच लॉन्चिंग व्हीकल हैज बीन यूज्ड, कौन सी ऑर्बिट में डाला यहाँ पे, राइट। और रिगार्डिंग दिस सैटेलाइट ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेशन। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द व्हीकल। तो व्हीकल जो यहाँ पे यूज हुआ है दैट इज GSLV Mark 3। GSLV Mark 3 का यूज हुआ है। तो रिसेंटली अगर वर्किंग व्हीकल्स की बात की जाए तो इंडिया में कौन कौन से व्हीकल्स है जो अभी हम यूज कर रहे हैं, इसरो यूज कर रहा है, दैट इज PSLV व्हीकल, GSLV Mark 1, GSLV Mark 2 एंड GSLV Mark 3 एंड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये सारे व्हीकल रिसेंटली इसरो यूज कर रहा है। और अपकमिंग व्हीकल्स कौन से है, तो न्यू जनरेशन GSLV Mark 3 एंड न्यू जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल, ये अपकमिंग व्हीकल्स है। आज का जो हमारा कंसर्न है दैट इज GSLV Mark 3। इसको रिसेंटली बाहुबली रॉकेट भी बोला गया। क्या बोला गया? बाहुबली रॉकेट। वाई बाहुबली रॉकेट? बिकॉज ये हेवी वेट भी लॉन्च कर पा रहा है, इसलिए इसको बोला गया बाहुबली रॉकेट। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस रॉकेट? तो ये जो रॉकेट है इसमें दो स्टेज है। कोर में यहाँ पे दो स्टेज है। फर्स्ट स्टेज इज योर लिक्विड फ्यूल एंड सेकेंड स्टेज इज योर क्रायोजेनिक फ्यूल। और साइड में यहाँ पे दो बूस्टर लगे हुए हैं और ये जो दोनों बूस्टर है वो सॉलिड बूस्टर है। क्या है? सॉलिड फ्यूल बूस्टर है। तो यहाँ पे बूस्टर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूज हुआ है दैट इज S200 बूस्टर्स और जो लिक्विड है दैट इज LL10 स्टेज एंड क्रायोजेनिक इज C25। नाउ ये नंबर्स क्या है? This number indicates ton of fuel which carries, है ना। तो यहाँ पे 200 टन सॉलिड फ्यूल है, यहाँ पे 110 लिक्विड फ्यूल है और क्रायोजेनिक में 25 टन क्रायोजेनिक फ्यूल है। इज दैट क्लियर? नाउ क्रायोजेनिक इंजन की अगर बात करें, यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन सबसे पहले आया था इन द GSLV Mark 1। कब आया था? GSLV Mark 1 में आया था। दैट इज अराउंड इन 2001 में आया था। तो आ सकता था 90s में ही, बट 10 साल ये डिले हो गया। डिले क्यों हुआ? बिकॉज इंडिया वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ MTCR। इंडिया किसका पार्ट नहीं था? MTCR का नहीं था पार्ट। नाउ व्हाट इज MTCR? MTCR इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम ग्रुप। इज दैट क्लियर? नाउ ऐसे एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम ग्रुप टोटल 4 है। फर्स्ट इज MTCR, सेकेंड इज योर NSG एंड थर्ड इज वासेनार ग्रुप एंड लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो ये 4 एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम ग्रुप है। अलग अलग ग्रुप क्या करते हैं? अलग अलग चीजों का एक्सपोर्ट जो है वो कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे MTCR है, वो किसका कंट्रोल कर रहे हैं? कौन सी चीज का एक्सपोर्ट का कंट्रोल कर रहे हैं? तो मिसाइल का कर रहे हैं। नाउ कौन सी मिसाइल? मिसाइल टेक्नोलॉजी का भी ये कंट्रोल कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मिसाइल टेक्नोलॉजी कौन सा? तो ऐसी मिसाइल जिसका रेंज इज मोर देन 300 किलोमीटर। ऐसी मिसाइल जिसका रेंज इज मोर देन 300 किलोमीटर, ये ग्रुप मेंबर के पास ही टेक्नोलॉजी रहना चाहिए, ये ग्रुप के बाहर नहीं जाना चाहिए टेक्नोलॉजी। और ऐसी मिसाइल जो वॉरहेड कैरी कर सकता है यहाँ पे 500 kg तक। नाउ व्हाट इज वॉरहेड? वॉरहेड मतलब होता है आपका जो गोला बारूद वो कैरी कर रहा है, ठीक है, मास डिस्ट्रक्शन के लिए जो एक्सप्लोसिव मटेरियल वो कैरी कर रहा है, दैट इज वॉरहेड कैपेसिटी। तो ऐसी मिसाइल जिसका रेंज इज 300 किलोमीटर, मोर देन 300 किलोमीटर, एंड ऐसी मिसाइल जिसका वॉरहेड कैपेसिटी इज मोर देन 500 kg, ऐसे मिसाइल्स को आप बाहर नहीं दे सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते।
किसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? उन कंट्री मेंबर्स को जो इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इंडिया प्रीवियसली इसका पार्ट नहीं था, इंडिया इसका पार्ट बना था इन द 2016 में। इज दैट क्लियर? 2016 से पहले इंडिया वाज नॉट अ पार्ट ऑफ MTCR। जब ये इंडिया MTCR का पार्ट नहीं था, 90s की बात हो रही है, तब रशिया हमें क्रायोजेनिक इंजन दे रहा था, बट यूएसए ने क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया। नाउ क्यों मना किया? बिकॉज यूएसए बोला कि आप नहीं दे सकते इंडिया को, बिकॉज इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ MTCR। और अगर आपने इनको क्रायोजेनिक इंजन दिया तो ये क्रायोजेनिक इंजन का यूज करेंगे इन द missile technology, not in the space technology. But as we all know, we have never used the cryogenic engine in the missile. We always used cryogenic engine in the space technology only, in the rockets only. तो यहाँ पे जब GSLV Mark 1 आया था इन द 2001 के जो टाइम पीरियड था, उसमें जब आया था, तो उस टाइम पे इंडिया ने डेवलप कर लिया था खुद से ही। तो उससे पहले 10 साल पहले हो सकता था, बट क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यूएसए ने USSR को देने से मना कर दिया, सॉरी रशिया को देने से मना कर दिया था। रशिया हमें क्या नहीं दे पाया था? क्रायोजेनिक इंजन नहीं दे पाया था बिकॉज ऑफ दिस। और जब हमने खुद ने क्रायोजेनिक इंजन बना दिया तो बोला कि भाई बन जाओ तुम MTCR का पार्ट, और फिर हम 2016 में जाके कहीं MTCR का पार्ट बने। नाउ इन दिस GSLV Mark 3 की अगर मैं बात करूं तो GSLV Mark 3 ने बहुत ही शानदार लॉन्चेस पहले भी किए, जैसे कि चंद्रयान 3 हो गया, वो आपका इसी से लॉन्च हुआ था, राइट। अभी जनरली क्या होता है कि जो GSLV Mark 3 है उसमें 3 स्टेजेस बोला जाता है। फर्स्ट स्टेज इज अ सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज क्रायोजेनिक। बट एज यू ऑल नो दैट कोर में सिर्फ 2 स्टेज है, फर्स्ट इज लिक्विड एंड सेकंड इज क्रायोजेनिक। 2 जो सॉलिड लगे हुए वो बूस्टर्स है या फिर स्टेपर मोटर्स है। बट इसको हम 3 स्टेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब भी यहाँ पे फ्यूल बर्न होता है तो सबसे पहले बूस्टर्स का फ्यूल बर्न हो रहा है यहाँ पे इस रॉकेट में, क्योंकि हमेशा आपने जितनी भी रॉकेट्स देखे हुए, PSLV हो गया जिसमें 4 स्टेजेस है, फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड सॉलिड एंड फोर्थ इज लिक्विड। देन GSLV Mark 1 और Mark 2 की बात करें तो उसमें सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक है, जो कोर में ही सॉलिड है। तो हर एक रॉकेट में जो फर्स्ट स्टेज रहता है वो आपका रहता है सॉलिड फ्यूल वाला। तो सॉलिड फ्यूल सबसे पहले बर्न किया जाता है, क्यों? बिकॉज सॉलिड फ्यूल जब बर्न होता है तो हमें क्या मिलता है? मैक्सिमम थ्रस्ट मिलता है, और मैक्सिमम थ्रस्ट की वजह से रॉकेट अपलिफ्ट होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। थ्रस्ट क्या है? एक फोर्स होता है जो रॉकेट को अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम थ्रस्ट कौन प्रोवाइड करता है? सॉलिड फ्यूल। इसीलिए कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक 3 स्टेजेस है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। कोर में लिक्विड एंड क्रायोजेनिक है और बाजू में 2 सॉलिड बूस्टर लगे जो पहले जलना शुरू होते हैं। Is that clear? This is all about GSLV Mark 3. After GSLV Mark 3, we will see कौन सी ऑर्बिट में इसको प्लेस किया गया था। इसको प्लेस किया, जो हमारा सैटेलाइट है उसको प्लेस किया गया था GTO में। कहाँ पे? GTO में प्लेस किया था। Now what is GTO? GTO is Geosynchronous Transfer Orbit. Now जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट मतलब कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जैसे आपको पता ही है। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, इसके थ्रू इंडिया में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हमें चाहिए ये सैटेलाइट कंटिन्यूअसली हमारे ऊपर रहे, है ना। तो पूरा जो ये अर्थ है, ये अर्थ का एक रोटेशन होता है। क्या होता है? अर्थ का रोटेशन होता है, ठीक है। ये हम ऑर्बिट समझ रहे हैं, उससे पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। अर्थ का ये जो रोटेशन हो रहा है, रोटेशन का डायरेक्शन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन में रोटेशन होता है? वेस्ट टू ईस्ट में ये रोटेशन होता है। एंड फॉर वन रोटेशन अर्थ विल टेक अराउंड कितना टाइम? 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड। कितना? 4 सेकेंड। इतना टाइम लगता है अर्थ का एक रोटेशन होने में। इज दैट क्लियर? नाउ ये अर्थ के रोटेशन के साथ सिंक में बनती है ऑर्बिट। दैट ऑर्बिट इज नोन एज जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। उसे क्या बोला जाता है? जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। और एल्स GTO भी कितनी बार बोल देते हैं, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, वन एंड द सेम। इज दैट क्लियर? नाउ इसको जियोसिंक्रोनस क्यों बोला गया? जियोसिंक्रोनस मतलब यहाँ पे क्या हो गया? जियोसिंक्रोनस मतलब क्या हुआ? जियो मतलब होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ। तो यहाँ पे अर्थ के साथ ये सिंक में है। अभी अर्थ के किस चीज के साथ सिंक में है? तो अर्थ के रोटेशन के साथ सिंक में। नाउ लेट्स से अर्थ का रोटेशन इतने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, तो ये जो ऑर्बिट पे आपने कोई भी चीज प्लेस की है उसका एक रिवॉल्यूशन होने में भी इतना ही टाइम लग रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे एक ऑर्बिट बनाया गया अर्थ की सरफेस से
35786 किलोमीटर, 35786 किलोमीटर ऊपर एक ऑर्बिट बना है, और ये ऑर्बिट पे अगर आप कोई भी चीज प्लेस करोगे तो ये रिवॉल्यूशन कितनी देर में कंप्लीट करेगा? 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स में कंप्लीट करेगा। नाउ लेट्स से आई एम दी अर्थ, मैं क्या हूँ? अर्थ हूँ, ठीक है, कंसिडर मी एज अ अर्थ, और अर्थ के ऊपर दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ 35786 किलोमीटर, और 35786 किलोमीटर पे आपने एक सैटेलाइट प्लेस किया, एंड दिस इज द सैटेलाइट। नाउ इफ आई एम द अर्थ, आई एम रोटेटिंग ऑन माई ओन एक्सिस, मैं खुद की एक्सिस पे रोटेट कर रही हूँ ना, इज दैट क्लियर? दिस इज अ रोटेशन। रोटेशन का टाइम क्या होता है? 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। दिस इज अ साइडेरियल डे, दिस इज ऑल्सो नोन एज साइडेरियल डे, राइट? तो इतने डिस्टेंस पे जब आपने प्लेस किया, क्या प्लेस किया? सैटेलाइट। तो जब अर्थ का रोटेशन हो रहा है तो साथ साथ में किसका रिवॉल्यूशन हो रहा है? इस सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन भी हो रहा है अराउंड द अर्थ, इज दैट क्लियर? और ये जो रिवॉल्यूशन का टाइम है, दिस इज सेम एज अर्थ का रोटेशन का टाइम। आप देख रहे हो, अर्थ ने एक रोटेशन कंप्लीट कर दिया और इसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया सेम टाइम में, इसीलिए ये क्या है? आपके अर्थ के रोटेशन के साथ सिंक में है, इसलिए बोला जाता है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, इज दैट क्लियर? तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट आप कहां पे डालोगे? जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में, बिकॉज आपको कंटिन्यूअसली वो सैटेलाइट आपके ऊपर ही चाहिए, राइट? नाउ देयर इज वन मोर थिंग हियर, दैट इज जियोसिंक्रोनस के साथ साथ एक और वर्ड होता है, जियोसिंक्रोनस के साथ साथ एक और वर्ड होता है, दैट इज जियोस्टेशनरी। क्या होता है? जियोस्टेशनरी। नाउ व्हाट इज जियोस्टेशनरी? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अर्थ, है ना, और अर्थ के ऊपर आपने ये ऑर्बिट्स बनाई, क्या बनाई है? ऑर्बिट्स बनाई, और कितने डिस्टेंस पे बनाई? 35786 किलोमीटर पे। बट लेट्स से दिस इज रशिया, दिस इज अर्थ के ऊपर रशिया, एंड दिस इज योर सैटेलाइट विच हैज बीन प्लेस्ड अबाउट द रशिया। बट होता क्या है, जब यहाँ पे 12 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ये सैटेलाइट कहाँ चला जाएगा? धीरे धीरे ये नीचे की तरफ चला जाएगा, और नीचे क्या है? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, इज दैट क्लियर? तो नाउ द सैटेलाइट इज ऑन द ऑस्ट्रेलिया। नाउ इन अनदर 12 आवर्स this satellite will come back to its original position, that is on the Russia itself, is that clear? तो इस तरीके से ये चक्कर लगाता है, बट इसका चक्कर अर्थ के रोटेशन के साथ सिंक में है, मतलब अर्थ का रोटेशन का टाइम और इसके रिवॉल्यूशन का टाइम इज वन एंड द सेम। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये सैटेलाइट कंटिन्यूअसली एक लोकेशन पे फिक्स नहीं है। अगर आपको कंटिन्यूअसली एक सैटेलाइट आपके ऊपर चाहिए, ऐसे कंट्री जैसे टेम्परेट कंट्रीज हो गया, पोलर कंट्रीज हो गया, उनको अगर अपने ऊपर एक सैटेलाइट चाहिए तो इनको 3 सैटेलाइट प्लेस करना पड़ेगा इस डिस्टेंस पे 35786 किलोमीटर पे, और ये 3 सैटेलाइट पूरा अर्थ कवर कर लेता है, इज दैट क्लियर? बट देयर इज वन ऑर्बिट, ठीक है, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर अगर आपने जियोसिंक्रोनस में डाला हुआ है इक्वेटर के ऊपर, तो ये फिक्स रहता है, ये हमेशा एक लोकेशन पे फिक्स रहेगा, ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। जैसे ऊपर यहाँ पे हिल रहा था ना, यहाँ पे नीचे चला जाता था फिर वापस ऊपर आ रहा था, ये यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर ऐसा चीज नहीं होगा, ये हमेशा इक्वेटर पे फिक्स ही रहेगा। तो इसे बोला जाता है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, एंड जियोस्टेशनरी इज अ टाइप ऑफ जियोसिंक्रोनस ओनली। सारी ऑर्बिट जियोसिंक्रोनस ही है बिकॉज ये अर्थ के रोटेशन के साथ सिंक में है, बट ये हमेशा एक ही फिक्स लोकेशन पे रहता है, इसलिए इसे बोला जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग, next is about the satellite. So satellite was GSAT 7R, इसको यहाँ पे CMS 3B बोला गया। CMS is what? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का जो सीरीज होता है वो है CMS। जो भी सैटेलाइट यहाँ पे प्लेस की जाती है इस ऑर्बिट में, जियोसिंक्रोनस या जियोस्टेशनरी में जो भी सैटेलाइट प्लेस की जाती है, उन सैटेलाइट्स को क्या, वो सैटेलाइट्स कैसी होती है? या तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी, या तो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला सैटेलाइट होगा, या टेली एजुकेशन, टेली ब्रॉडकास्टिंग, या फिर टेली मेडिसिन, ऐसी सैटेलाइट जो कंटिन्यूअसली आपको आपके ऊपर चाहिए, ऐसे सैटेलाइट आप कहाँ पे डालते हो? जियोसिंक्रोनस में डालते हो, इन शॉर्ट, इज दैट क्लियर? और ये सैटेलाइट भी क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही है, बट ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज कौन करने वाला है? नेवी यूज करने वाला है इसको, ठीक है? तो यहाँ पे क्रिएट क्या होता है? यहाँ पे क्रिएट होता है आपका सबसे पहले स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट है ये। क्यों स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट है? बिकॉज दिस सैटेलाइट इज प्रोवाइडिंग डेटा टू नेवी, राइट? तो यहाँ पे नेवीज स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट, दिस इज नेवीज स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट, फर्स्ट थिंग,
ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दिस इज नेवी स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट। नाउ सेकेंड थिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा टू नेवी। इज दैट क्लियर? इसकी वजह से हमारा फॉरेन डिपेंडेंसी रिड्यूस होगा और यहाँ पे सोवरेनिटी डेवलप हो रहा है। कहाँ पे? डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है सैटेलाइट का। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीसैट? जीसैट का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इससे पहले भी हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट सी डिफेंस के पास, जैसे कि GSAT-7 हो गया, देन GSAT-7A हो गया, GSAT-7B, then GSAT-7C, and now GSAT-7R. So these all are the communication satellite which are used by defense sector, Navy, Air Force and Army अलग अलग सैटेलाइट्स का यूज करती है। और ये सैटेलाइट स्पेसिफिकली कौन यूज करने वाला है? ये सैटेलाइट स्पेसिफिकली यूज करने वाला है आपका नेवी। इज दैट क्लियर? तो ये ब्लू वाटर कम्युनिकेशन रीच बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? ब्लू वाटर कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज ब्लू वाटर कम्युनिकेशन? अगेन जो नेवी है उसे हम बोलेंगे ब्लू वाटर। ठीक है, तो ब्लू वाटर कम्युनिकेशन का ये रीच भी बढ़ा रहा है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द सैटेलाइट। हेवीएस्ट सैटेलाइट है ये, 4410 kg का ये सैटेलाइट है। डन। नाउ नेक्स्ट थिंग यहाँ पे जो हमने देखा आगे GSLV Mark 3। GSLV Mark 3 में क्रायोजेनिक इंजन है। ऊपर वाला क्या है यहाँ पे? क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है, तो क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर, फ्यूल ऐसे टेम्परेचर पे है, क्रायोजेनिक मतलब लेस देन -150 डिग्री। ठीक है, उसे हम बोलेंगे क्रायोजेनिक। अभी लेस देन -150 टेम्परेचर पे कोई भी टेक्नोलॉजी चाहती है उसे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ पे जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं क्रायोजेनिक में, दैट इज योर हाइड्रोजन। फर्स्ट क्या यूज कर रहे हैं? हाइड्रोजन, और दूसरा ऑक्सीडाइजर। हाइड्रोजन का टेम्परेचर इज -253 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन का टेम्परेचर इज -183 डिग्री सेल्सियस। इतने माइनस टेम्परेचर पे भी इस फ्यूल को लिक्विड फॉर्म में रखा गया है। दिस इज अ टास्क, राइट? तो महंगा भी हो जाता है कितनी बार। तो अभी यहाँ पे जो फ्यूल है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं विद द सेमी क्रायोजेनिक, तो वो आएगा न्यू जनरेशन GSLV Mark 3। तो न्यू जनरेशन GSLV Mark 3 जब आएगा तो उसमें क्रायोजेनिक हाइड्रोजन फ्यूल की जगह हम यूज करेंगे केरोसिन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ केरोसिन, और ऑक्सीडाइजर तो यही रहेगा -183 डिग्री वाला। तो इससे क्या होगा? हम पेलोड कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो GSLV Mark 3 है उसका पेलोड इज इन एलियो। एलियो में कितना लेके जा सकते हैं? 8000 kg तक। कितना लेके जा सकते हैं? 8000। और GTO में कितना लेके जा रहा है? GTO में लेके जाता है 4000 kg तक। बट जब ये न्यू जनरेशन आएगा, न्यू जनरेशन GSLV Mark 3, जिसमें क्रायोजेनिक की जगह सेमी क्रायोजेनिक इंजन डालेंगे और सेमी क्रायोजेनिक फ्यूल डालेंगे, तब ये लेके जा पाएगा इन एलियो 10,000 kg। ठीक है, और इसका और भी एनहांस करने की बात हो रही है कि भाई हम एलियो में 80,000 तक भी लेके जाए, उस पर भी इसरो इज वर्किंग ऑन इट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड योर दिस GSLV Mark 3 एंड ऑर्बिट, जहाँ पे लॉन्च हुआ है। ठीक है, और कौन सी जगह से लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से। एंड दिस सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा, विच इज प्रेजेंट इन दी Andhra Pradesh. Is that clear? Along with the Satish Dhawan Space Center, India is having a few more launching sites, such as this Vikram Sarabhai Space Center, which is present in the Thumba, which is located in Kerala, right? और एक जो अभी बन रहा है, that is Thuthukudi, वो कहाँ पे बन रहा है? वो बन रहा है आपका in the Tamil Nadu. Done? So this is all about your launching, vehicle launching sites and orbit and your satellite, communication satellite. So this is all about this video. Thank you and have a nice day.